हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुई थी पीरियोडिक टेबल की। तो उसमें हमने फर्स्ट जो प्रैक्टिस थी या फर्स्ट जो एटम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए जो क्लासिफिकेशन दी थी वो दी थी डोबिनर्स ने। तो कल हमने डोबिनर्स ट्राइड्स पढ़े थे। अब उसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो लिमिटेशन ये थी कि वो जो है डोबिनर स्ट्राइड की भी जो क्लासिफिकेशन थी वो सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड थी। और उस टाइम जितने भी जो डोबिनर्स के टाइम पे जितने भी जो एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो रखे थे उनको उसने इस क्लासिफिकेशन की बेसिस पे वो क्या कर सका, अरेंज नहीं कर सकता अपने ट्राइड्स में। उसने कितने ट्राइड्स बनाए थे? 3 ही ट्राइड्स बनाए थे और हर एक ट्राइड में 3 3 एलिमेंट्स थे। मतलब टोटल उसने 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। लेकिन उस टाइम पूरे 9 एलिमेंट्स क्लासीफाई नहीं, और भी एलिमेंट्स थे जिनको वो क्लासीफाई नहीं कर पाया था अपने इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। तो वो रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद आई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया न्यूलैंड्स, जो एक इंग्लिश केमिस्ट था। जॉन न्यूलैंड्स नाम है इसका। 1865 में उसने क्या किया, एक न्यू सिस्टम प्रपोज किया एलिमेंट्स की ग्रुपिंग के लिए, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। सो उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, ग्रुपिंग करी एलिमेंट्स की उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। उसने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के ऊपर अरेंज करा और ये देखा कि जो प्रॉपर्टीज़ है हर एक एट्थ एलिमेंट की, जो प्रॉपर्टीज़ हैं हर एक एट्थ एलिमेंट की, वो फर्स्ट एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ है उनके क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। जब वो एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर अरेंज कर रहा था तो उसने ये देखा कि हर एक जो एट्थ एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट एलिमेंट के क्या है, सिमिलर हैं। और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे न्यूलैंड ने क्या किया, एक लॉ दे दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए। सो उसने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए न्यूलैंड ने एक लॉ दे दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे। अब इसका अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट क्या है इसके लॉ की। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस के बेसिस में, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। देन क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी हर एक एट्थ एलिमेंट की वो फर्स्ट एलिमेंट की क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जैसे अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट मानते हैं तो उससे अगर हम आगे जाएंगे तो जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट की क्या होंगी, बिल्कुल सिमिलर होंगी। The repetition of the properties of element is just like the repetition of eighth note in the octave of a music. ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ की जो रेपिटेशन थी वो किसके जैसी थी, जैसे हम नोट्स होते हैं म्यूज़िक में, जो हिंदी में भी होते हैं। जैसे अगर हम इंडियन म्यूज़िक देखें तो उसमें भी जो नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा द ना। अब जब ये 7 नोट्स हैं, जब हम इसको बोलते हैं सा रे गा मा पा दा नी, फिर वापस से नी आएगा, फिर उसके बाद वापस से सा आ जाता है। तो ये 7 नोट्स हो गए। उसके बाद जो 8th नोट आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट नोट के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसने देखा कि जो जो रेपिटेशन है प्रॉपर्टीज़ की, जो एलिमेंट्स की, वो जैसे 8th नोट होता है, जो ऑक्टेव होते हैं म्यूज़िक का, उसके जैसे होता है। तो इसलिए इसने नाम दे दिया इस लॉ को क्या, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसी वजह से इसने अपने इस एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का नाम क्या दे दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इस बेसिस पे उसने अपना नाम दिया था, अपने क्लासिफिकेशन का नाम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि इसने देखा हर एक जो एट्थ एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट एलिमेंट के क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो इस वजह से इसे नाम दे दिया। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि जैसे सारे गामा होता है, सारे गामा पादा नी। तो ये अगर हम वेस्ट में देखें तो ये जो न्यूटेशन है, जो इंग्लिश न्यूटेशन है, वो कौन सी होंगी, वो है डू री मी। ये ये म्यूज़िक नोट्स हैं,
सो, ला, टी। ये जो म्यूज़िक नोट्स हैं इसके बेसिस पे जो हमारे इंडियन म्यूज़िक है तो उसमें हमने देख लिया कि उसमें भी जैसे हर एक जो 7 नोट के बाद जो 8 नोट आता है वो फर्स्ट नोट के सिमिलर होता है, वैसे ही ये इंग्लिश नोट्स है, इसके बेसिस पे उसने जो है अपना जो लॉ है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, वो उसने दे दिया। अब न्यूलैंड ने क्या किया, उस टाइम जितने भी जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनको हॉरिजॉन्टल रोज में जो है वो अरेंज करा। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब इस तरीके से, तो उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया और फिर देखा कि हर एक जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जैसे ये उसने टेबल बनाया, ये एलिमेंट्स लिए उसने, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनको एक ही हॉरिजॉन्टल रो में रखा। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनको एक ही ग्रुप में रखा। और देन पोटाशियम एंड कैल्शियम। इस टेबल में अगर हम देखें, अगर लिथियम को हम फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, ठीक है, उसके बाद 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, सोडियम। लिथियम के बाद, लिथियम को अगर हम फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं तो उसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, सोडियम आएगा। तो इसीलिए जो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, जो सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, लिथियम के सिमिलर होंगी, वो लिथियम की जैसी होंगी, क्योंकि लिथियम जो है वो 8th एलिमेंट है फ्रॉम, सॉरी, सोडियम जो है वो 8th एलिमेंट है फ्रॉम लिथियम। और सिमिलरली अगर हम क्या मानते हैं, सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, उसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, पोटाशियम। तो अब जो पोटाशियम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सोडियम की क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो इस तरीके से उसने अपना लॉ दे दिया। अब एक्चुअल में देखा जाए तो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जो है, अगर आज का पीरियोडिक टेबल देखा जाए, वो तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, एल्कली मेटल्स के ग्रुप में आते हैं। तो इनका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की क्या है, सिमिलर हैं। डोमिनेंट ट्राइड्स में भी इसको इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा गया था, द एल्कली मेटल्स ग्रुप, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सिमिलर थी। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने ये बोला कि अगर हम एक को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, जो हर एक जो 8th एलिमेंट आएगा उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है फर्स्ट एलिमेंट की क्या होंगी, सिमिलर होंगी। उसके बाद जैसे अगर हम कोई मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम अगर बेरिलियम को एज अ फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो उसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो मैग्नीशियम आएगा। तो जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, बेरिलियम के सिमिलर होंगी, बेरिलियम की जैसी होंगी। वैसे अगर हम बोरान को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं तो बोरान के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो एल्यूमिनियम आएगा। तो जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, बोरान के सिमिलर होंगी। तो ऐसे ही अगर हम एक को फर्स्ट एलिमेंट मानेंगे तो उसके बाद जो हर एक जो 8th एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट की क्या होंगी, सिमिलर होंगी। Newland's classification of elements based on his law of octaves, however, gave a very important conclusion that there is some systematic relationship between the order of atomic masses and the repetition of the properties of the elements. ये जो न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन दी थी अपने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के ऊपर बेस्ड, उसके बेस्ड वो उसने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे दी कि एक सिस्टमेटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में और जो प्रॉपर्टीज़ की रेपिटेशन होती है उसमें। उसने बोल दिया कि एक सिस्टमेटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एटॉमिक मासेस के बीच में और जो ये प्रॉपर्टीज़ की रेपिटेशन होती है इसके बीच में। सो इसने एलिमेंट्स को, इसने न्यूलैंड्स ने भी कोशिश करी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर। अभी हमने कल जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में थी, और जो आज हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर ही है। लेकिन अब इसकी क्लासिफिकेशन के बाद इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी डॉबिनर्स की तरह। वो लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन ये है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू द कैल्शियम ओनली। जो न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ वैलिड है तब तक जब तक एलिमेंट्स जो है सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है। ये जो इसने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी है सिर्फ इतनी ही क्लासिफिकेशन है और ये सिर्फ कैल्शियम के सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। उसके बाद जो है हर एक जो 8th एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर नहीं है। हर एक जो 8th एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर नहीं है, सिर्फ ये वैलिड है कैल्शियम तक। इसके बाद और भी एलिमेंट्स हैं, और भी एलिमेंट्स को जब हम अगर हम न्यूलैंड्स के ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर के बेस्ड में अगर हम उनको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, हर एक जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर नहीं आएगी। सो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन ये है
Newland assumed that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. उसने ये assume कर दिया कि अभी तक जो जितने 56 एलिमेंट अगर डिस्कवर हो रखे हैं तो इसके बाद जो है 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे, फ्यूचर में कोई और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे. ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन थी. थर्ड लिमिटेशन ये थी कि एलिमेंट्स को फिट करने के लिए अपने पीरियोडिक टेबल, अपने जो इसने टेबल दिया था, अपना जो लॉ दिया था, तो इसने क्या किया, एक जगह पे दो एलिमेंट्स को रखने की भी कोशिश करी और उन दो एलिमेंट्स को भी उस जगह पे रखने की कोशिश करी जहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी बिल्कुल क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. इसने अपनी क्लासिफिकेशन के लिए, ये जो इसकी लिमिटेशन की वजह से न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन भी रिजेक्ट कर दी गई जो एटॉमिक मासेस के बेस पे थी, जिसमें उसने क्या बोला था कि हम एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर तो हर एक जो एर्थ एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो फर्स्ट वन की क्या होंगी, सिमिलर होंगी. और इसने अपना जो नाम है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों दिया था, क्योंकि इसने अपने लॉ को कंपेयर किया था जो म्यूज़िक में जो 7 नोट्स होते हैं, जो ऑक्टेव्स होते हैं, उनके साथ कंपेयर किया था. जैसे मैंने अभी बताया आपको, सारे गा मा पा दा नी सा दोबारा से आ जाएगा, तो वैसे ही इसने अपने लॉ को कंपेयर किया जो ये म्यूज़िक में जो नोट्स होते हैं उनके साथ, तो इसलिए इसने अपने लॉ का नाम दे दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. लेकिन ये लॉ भी रिजेक्ट कर दिया गया, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी. तो जो फर्दर आगे जो क्लासिफिकेशन दी गई थी वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे.